हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 रसायन विज्ञान के चैप्टर 2 विलेन के अंतर्गत अणुसंख्यक गुणधर्म की 4th नंबर प्रॉपर्टी परासरण व परासरण दाब के बारे में। अणुसंख्यक गुणधर्म के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसमें बताया गया था कि अणुसंख्यक गुणधर्म का अर्थ ये होता है कि विलेन के हुए गुण जो विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। विलेय की कणों की संख्या जैसे बढ़ाते जाएंगे, बहुत से भौतिक गुण जैसे वाष्प दाब में अवनमन या क्वथनांक का उन्नयन या हिमांक का अवनमन होता बढ़ता जाएगा, जिसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म के अंतर्गत परासरण व परासरण दाब के बारे में। तो स्टूडेंट्स, परासरण दाब को पढ़ने से पहले एक और प्राकृतिक घटना के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है विसरण, डिफ्यूजन। विसरण, डिफ्यूजन। तो देखिए स्टूडेंट्स, विसरण क्या होता है। मान लिया एक बीकर लिया और इस बीकर में हमने जल की कुछ मात्रा ले ली, जिसे हम क्या कहेंगे, शुद्ध विलायक कहेंगे। अब इस शुद्ध विलायक में, इस जल में हमने कुछ बूंदें एक कलर, लाल रंग के कलर या नीली स्याही की डाल दी। तो जिस स्थान पर हम नीली स्याही की बूंदें डालेंगे उस स्थान पर स्याही की सांद्रता बढ़ जाएगी। स्याही यहाँ पर एक विलेय का वर्क करेगी, लेकिन ये क्या कण, ये स्याही के कण या लाल रंग के कण जो होंगे ये क्या उसी स्थान पर रहेंगे? ऐसा नहीं होगा। ये कण धीरे धीरे इस शुद्ध विलायक में पूर्ण रूप से फैल जाएंगे। इस प्रकार से पूर्ण रूप से फैल जाएंगे और एक समांगी विलयन बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा? एक समांगी विलयन बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, विलायक, इस शुद्ध विलायक में विलेय के कणों को जो मिलाया गया तो विलेय के कण पूरे विलयन में एक समान रूप से वितरित हो गए। तो यहाँ पर जो समांगी मिश्रण जो बन गया वो विलयन हो गया, लेकिन यहाँ पर हमने मिलाया क्या था, नीली स्याही की कुछ बूंदें मिलाई थी, वो यहाँ पर विलेय का कार्य कर रहे हैं, वो स्वयं पूरे विलयन में एक समान रूप से वितरित हो गई। तो ये जो प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस को ही हम डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन का मतलब होता है जब विलेय या विलायक के कण स्वयं जो होंगे एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैल जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम विसरण के नाम से जानते हैं। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं इसको समझने के लिए। एक दूसरा बीकर है और उस बीकर में हमने एक सामान्य फिल्टर पेपर ले लिया। एक सामान्य फिल्टर पेपर है। इस फिल्टर पेपर के द्वारा दो भिन्न भिन्न सांद्रताओं के विलयनों को पृथक कर दिया गया। ये दो विलयन हैं। अब ये जो विलयन है, इस विलयन ए, एक विलयन ए है और एक विलयन बी है। ए विलयन में जो है सांद्रता अधिक है। मान लिया इसकी सांद्रता C1 है और इस विलयन की सांद्रता C2 है, लेकिन यहाँ C1 इज मोर देन C2 है। तो सांद्रता अधिक होने का मतलब ये हुआ कि विलयन ए में विलेय के कणों की संख्या विलायक के कणों की संख्या से अधिक है। यहाँ पर विलेय की मात्रा ज़्यादा होगी। विलेय की मात्रा जब अधिक होती है, विलेय की जब मात्रा अधिक होती है तो बोला जाता है कि विलयन जो होगा सांद्र होगा, और जब विलेय की मात्रा कम होती है तो विलयन जो होता तनु होता है। और यहाँ पर विलेय की मात्रा जब अधिक होगी तो बोला जाता है कि सांद्रता ए विलयन की सांद्रता बी विलयन की सांद्रता से अधिक है। अब ये दोनों चूंकि विलयन भिन्न भिन्न सांद्रता के विलयन एक फिल्टर पेपर, सामान्य फिल्टर पेपर द्वारा अलग कर दिए गए, तो देखा ये गया कि स्वतः सांद्र विलयन से विलेय के कण तनु विलयन की ओर गति करने लगेंगे। सांद्र विलयन से विलेय के कण तनु विलयन की ओर गति करेंगे
और विलायक के कण भी यहाँ गति कर सकते हैं तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर। तो यहाँ पर हमने देखा कि विलायक के कण जो थे वो तनु से सांद्र की ओर गति करेंगे, और विलेय के जो कण होंगे, विलेय के कण गति करेंगे उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। तो ये जो प्रोसेस हुआ, जहाँ पर विलेय के कण अधिक सांद्रता या उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जब गति करेंगे, तो इस पूरे, ये जो है विलेय के कण हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? विसरण बोलेंगे। तो दो एग्जाम्पल के द्वारा हमने विसरण बताया कि यदि हम शुद्ध विलायक में कोई विलेय मिलाते हैं तो धीरे धीरे विलेय के कण पूरे विलयन में फैल जाते हैं, समांगी मिश्रण बन जाता है। तो ये क्रिया विसरण कहलाती है। या हम कह सकते हैं भिन्न भिन्न सांद्रता के विलयन लें तो विलेय के कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर चलेंगे, और विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करेंगे। तो ये प्रोसेस जो होता है डिफ्यूजन कहलाता है। और भी हम डेली लाइफ में उदाहरण देख सकते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा होगा कि यदि किसी कमरे में परफ्यूम की एक शीशी रखी हुई है, बोतल रखी है, और उसकी ढक्कन को, डाट को खोल दिया जाए, तो कुछ समय बाद परफ्यूम की जो महक होती है, स्मेल होती है, वो पूरे कमरे में फैल जाती है। तो ये जो प्रोसेस हुआ ये डिफ्यूजन कहलाएगा, क्योंकि परफ्यूम क्या है, एक विलेय का कार्य करेगी, और जो हमारी वायु है, जो माध्यम है, ये विलय का कार्य करेगा। तो ये विलेय के कारण, जो परफ्यूम के कारण पूरे कमरे के वातावरण में फैल गए डिफ्यूजन के कारण, इस डिफ्यूजन के कारण पूरे वातावरण में फैल गए विसरण के कारण। इसी प्रकार से यदि हम अपने घर में एक सिलेंडर किसी कारणवश यदि लीक हो जाता है, तो सिलेंडर की जो स्मेल होती है, हम दूसरे कमरे में यदि बैठे हैं तो वहाँ भी उसकी स्मेल पहुँच जाती है। तो ये भी इस डिफ्यूजन या विसरण के कारण संभव होता है, क्योंकि गैस के कण एक विलेय का कार्य करेंगे जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करेंगे विसरण के कारण। ठीक है, तो विसरण की हम परिभाषा लिख सकते हैं कि किसी पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान पर, किसी पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। विसरण कहलाता है। एक तो ये विसरण की परिभाषा हो गई। दूसरी विसरण की परिभाषा हम दे सकते हैं कि विलायक व विलयन, विलायक शुद्ध विलायक व विलयन में, शुद्ध विलायक व विलयन में विलेय के कण का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करना विसरण कहलाता है। ये एक दूसरी परिभाषा हो गई। तीसरी परिभाषा और भी लिखी जा सकती है कि भिन्न भिन्न सांद्रताओं के विलयनों में, भिन्न भिन्न सांद्रताओं के विलयनों में विलेय के कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर तथा विलायक के कण
विलायक के कण का निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गति करना क्या कहलाएगा? विसरण कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम अलग अलग तरीके से विसरण को, परिभाषा को लिख सकते हैं, लेकिन सभी परिभाषाओं में यही बताया गया है कि जो विलेय के कण होंगे वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर चलेंगे और विलायक के कण निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर चलते हैं। तो इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन या विसरण कहते हैं। अब इसी के आधार पर हम लोग डिस्कस करेंगे आगे परासरण के बारे में। लेकिन परासरण को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे अर्धपारगम्य झिल्ली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में। तो स्टूडेंट्स, अभी हम विसरण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अब हम विसरण के आधार पर परासरण को समझने के लिए पहले हम समझते हैं कि अर्धपारगम्य झिल्ली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है। देखिए, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है कि यदि हम दो अलग अलग सांद्रताओं के विलयन लें, एक विलयन ऐसा है जिसमें विलेय के कण अधिक मात्रा में है, तो जो विलेय के कण अधिक मात्रा में होंगे तो सांद्रता उच्च होगी C1, और दूसरा विलयन ये है जिसमें सांद्रता, विलेय के कण कम है, सांद्रता कम होगी C2। तो देखा गया कि जब दोनों भिन्न भिन्न सांद्रताओं के विलयन को एक अर्धपारगम्य झिल्ली SPM से अलग किया गया तो देखा गया कि इस झिल्ली की विशेषता ये होती है कि ये झिल्ली केवल विलायक के कण को ही अपने आर पार जाने देती है, विलेय के कणों को नहीं। विलेय के कण इस झिल्ली के आर पार नहीं जा सकते हैं क्योंकि विलेय के कणों का आकार विलायक के कणों के आकार की तुलना में काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए विलेय के कण इस झिल्ली के आर पार नहीं जा सकते। केवल विलायक के कण ही इस झिल्ली के आर पार जा सकते हैं। तो ऐसी झिल्ली को हम बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली, जिसकी हम डिफिनेशन इस प्रकार से लिख सकते हैं, ऐसी सभी झिल्लियाँ जिनके आर पार केवल विलायक के अणु निकल सकते हैं, विलेय के अणु नहीं। तो ऐसी झिल्लियों को हम अर्धपारगम्य झिल्ली, जिसको हम शॉर्टकट में SPM के नाम से जानेंगे, अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। ये झिल्लियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक तो प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली और दूसरी होती हैं कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली। प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली जो होती हैं ये हमारे बॉडी में पाई जाती हैं। जंतु व पेड़ पौधों की जो कोशिका झिल्ली होती है, पेड़ पौधों की कोशिका झिल्लियाँ जो होती हैं, ये झिल्लियाँ जो होती हैं अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती हैं। कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली जो होती है ये प्रयोगशाला में बनाई गई है, जैसे कॉपर फेरोसाइनाइड सॉल्यूशन जो होता है, कॉपर फेरोसाइनाइड Cu2FeCN6 विलयन से बनाई गई एक झिल्ली जो होती है ये कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। प्राकृतिक अर्धपारगम्य जो झिल्लियाँ होती हैं ये हमारे बॉडी में पाई जाती हैं, जैसे कोशिकाएं हो गई, तुम्हारे जो किडनी होती है, किडनी में भी इस प्रकार की झिल्लियाँ पाई जाती हैं। तो ये स्टूडेंट्स हो गया अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है, इसकी परिभाषा हो गई, कितने प्रकार की हुई इसको नोट कर लें। फिर आगे डिस्कस करेंगे हम लोग परासरण के बारे में। तो स्टूडेंट्स,
अभी हमने अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में पढ़ा। अब अर्धपारगम्य झिल्ली के आधार पर हम परासरण के बारे में अध्ययन करेंगे उदाहरण के द्वारा, समझेंगे पहले, फिर इसकी परिभाषा देखेंगे। देखिए यहाँ पर एक बीकर है और इस बीकर में हमने क्या किया है कि एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी। इस झिल्ली की क्या विशेषता होती है, अभी हमने बताया कि अर्धपारगम्य झिल्ली से केवल विलायक के अणु गति कर सकते हैं, विलेय के अणु नहीं कर सकते हैं। तो इस अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा हमने दो अलग अलग प्रकार के विलयनों को अलग किया है। सॉरी, यहाँ पर एक हम विलयन ले लेंगे, ये एक विलयन है AB, और यहाँ पर ये शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक है जिसे हम A से नोट करेंगे, B से हम विलेय के कणों को नोट करेंगे। तो यदि हम शुद्ध विलायक और विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली SPM से पृथक करें तो देखा गया है कि स्वतः, मतलब किसी बाह्य फोर्स की आवश्यकता नहीं होगी, बाह्य बल की आवश्यकता नहीं होगी, स्वयं शुद्ध विलायक से जो विलायक के कण होंगे वो विलयन की ओर गति करना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे इस विलयन में जो विलायक की जो सांद्रता होगी वो बढ़ती जाएगी या विलायक की मात्रा बढ़ती जाएगी, जिससे इसका तल भी जो थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा और इसका तल जो होगा नीचे आता जाएगा। तो ये स्वतः जो होने वाला प्रोसेस होता है ये परासरण कहलाता है। तो कह सकते हैं कि शुद्ध विलायक व विलयन को जब अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो विलायक के कण का शुद्ध विलायक से विलयन की ओर गति करना परासरण कहलाता है। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा परासरण मीन्स क्या होता है। जब क्या होगा कि विलायक के कण विलयन की ओर गति करेंगे। यहाँ पर केवल विलायक है और जो विलायक है तो यहाँ पर विलय के कण नहीं है, तो यहाँ पर इसकी सांद्रता मान लिया C1 मान लें, इसकी सांद्रता हम C2 मान लें। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो C1 इज लेस देन C2 होगा, मीन्स सांद्रता शुद्ध विलायक की सांद्रता कम होगी और इस विलयन की सांद्रता अधिक होगी। तो कह सकते हैं कि जब विलायक के कण कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर गति करने लगते हैं तो इस पूरे प्रोसेस को हम परासरण के नाम से जानते हैं। और अच्छे तरीके से हम दूसरे उदाहरण के द्वारा समझेंगे। मान लिया एक दूसरे बीकर में हमने एक अर्धपारगम्य झिल्ली को ले लिया और इस अर्धपारगम्य झिल्ली के दोनों ओर हमने यहाँ पर शुद्ध विलायक के स्थान पर अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर विलयन लेंगे, लेकिन इन दोनों विलयनों में जो विलय की जो सांद्रता होगी वो अलग अलग ली गई। मान लिया समझने के लिए जो हमारा फर्स्ट विलयन है विलयन, इस विलयन में विलय की सांद्रता कम है और दूसरा विलयन है इसमें विलय की सांद्रता अधिक है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि उदाहरण के द्वारा जैसे विलयन C1 में विलय की जो मात्रा है, मान लिया 10 ग्राम विलय को घोला गया और दूसरे विलयन में हमने 100 ग्राम विलय को घोल दिया। तो जो सांद्रता का जो निर्धारण होता है वो मुख्यतः विलय की मात्रा के द्वारा किया जाता है। तो विलय की मात्रा 10 ग्राम है तो यहाँ पर विलय के कण भी कम होंगे। जब यहाँ विलय की मात्रा 100 ग्राम है तो यहाँ पर विलय के कणों की संख्या भी अधिक मात्रा में होगी। तो जहाँ पर सांद्रता अधिक होगी वहाँ पर विलय के कण अधिक होंगे, जहाँ पर सांद्रता कम होगी वहाँ पर विलय के कण कम होंगे। तो जैसे ही हम इन दोनों विलयनों को SPM के द्वारा पृथक करेंगे तो क्या होने लगेगा, यहाँ पर विलायक के कण, क्योंकि विलय के कण तो SPM से निकल ही नहीं सकते हैं, विलायक के कण गति करना प्रारंभ कर देंगे। विलायक के कण गति करना प्रारंभ कर देंगे कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन से। कम सांद्रता के विलयन से कह सकते हैं कम सांद्रता या तन विलयन कह सकते हैं। जब सांद्रता कम होती है तो ऐसे विलयन तन कहलाते हैं और जहाँ पर सांद्रता अधिक होगी उसे क्या बोलेंगे हम, अधिक सांद्रता
या सांद्र विलयन की ओर गति करना प्रारंभ कर देंगे, तो यहाँ पर स्वयं विलायक के कण कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर गति करने लगते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? परासरण कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने 2 उदाहरण के द्वारा आप लोगों को समझाया कि परासरण कैसे होता है। परासरण की पहली शर्त है कि अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा 2 अलग अलग प्रकार के अलग अलग सांद्रता के विलयनों को पृथक किया जाए या एक शुद्ध विलायक को विलयन से पृथक किया जाए। तो क्या होगा? विलायक के कण गति करेंगे कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर, या तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर, या शुद्ध विलायक से विलयन की ओर गति करने लगते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम परासरण या ऑस्मोसिस कहते हैं। ये एक स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम होता है। इसके लिए किसी प्रकार के बाह्य बल की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम इसकी परिभाषा समझेंगे। विलायक के अणु, किसके अणु? विलायक के अणु जो होंगे वो अर्धपारगम्य झिल्ली के आर पार चलेंगे। विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर, कहाँ से होकर? अर्धपारगम्य। ये कैसी झिल्ली है? अर्धपारगम्य मीन्स एसपीएम। अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर, यहाँ पर क्या हो रहा है? शुद्ध विलायक से विलायक के कण किधर चल रहे हैं? विलयन की ओर चल रहे हैं, विलयन की ओर। या तनु, या कह सकते हैं कम सांद्रता के विलयन से, कम सांद्रता के विलयन से अधिक या उच्च सांद्रता के विलयन की ओर। हमने बताया कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, तो विलयन की ओर क्या करते हैं? स्वतः गति करना क्या कहलाता है? परासरण मीन्स ऑस्मोसिस कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, समझ में आया होगा कि परासरण क्या होता है, कि विलायक के अणु का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर, या कह सकते हैं कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर गति करना परासरण या ऑस्मोसिस कहलाता है। इसको हम दूसरी परिभाषा भी लिख सकते हैं। यदि भिन्न भिन्न सांद्रताओं के विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली एसपीएम से पृथक किया जाए, तो विलायक के अणुओं का कम सांद्रता कह सकते हैं हम तनु विलयन से उच्च सांद्रता या अधिक सांद्रता कह सकते हैं सांद्र विलयन की ओर स्वतः गति करना परासरण कहलाता है। तो हमने 2 प्रकार से परासरण को समझाया कि विलायक के अणु का एसपीएम से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या कम सांद्रता से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर गति करना स्वतः जो है परासरण कहलाएगा। या हम कह सकते हैं यदि भिन्न भिन्न सांद्रताओं के विलयनों को एसपीएम अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक कर दें, तो विलायक के अणु का कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर गति करना जो है वो क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। तो स्टूडेंट, समझ में आया होगा परासरण क्या होता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे परासरण का कारण क्या है, परासरण क्यों होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें स्टूडेंट्स, फिर आगे डिस्कस करते हैं। परासरण का कारण।
देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने परासरण के बारे में बताया कि अर्धपारगम्य झिल्ली से केवल विलायक के अणु गति कर सकते हैं, विलेय के अणु गति नहीं कर सकते हैं। तो देखिए क्या होता है, जब हम अलग अलग सांद्रता के विलयनों को या विलायक और विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करेंगे, तो चूंकि विलायक और विलेय के अणु जो होते हैं वो किसी माध्यम में लगातार गति करते रहते हैं, और जब गति करेंगे तो इस झिल्ली के ऊपर वो एक धक्का लगाएंगे जिसे हम दाब कहेंगे। इस झिल्ली के ऊपर एक दाब डालते हैं। दाब जब पड़ेगा, दोनों तरफ से दाब पड़ेगा, विलायक से भी पड़ रहेगा, शुद्ध विलायक से भी पड़ेगा और विलयन से भी पड़ेगा। लेकिन विलयन में चूंकि विलेय के कण हैं और विलेय के कण जो दाब डालेंगे तो वो दाब जो होगा शुद्ध विलायक से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सांद्रता ज़्यादा है और विलेय के कण इस झिल्ली के आर पार नहीं जा सकते हैं। तो जब इधर से पड़ने वाला दाब, विलयन की ओर से पड़ने वाला दाब अधिक होगा, तो उस दाब को संतुलित करने के लिए अब विलायक के अणु विलयन की ओर गति करने लगेंगे। या इसको हम इस उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, एक तरफ 10 ग्राम विलेय लिया है, एक तरफ 100 ग्राम विलेय लिया है। तो विलेय की मात्रा कम होगी तो विलेय के कणों की संख्या भी कम होगी, और जब अधिक सांद्रता की ओर विलयन है उसमें विलेय की मात्रा ज़्यादा है, तो यहाँ पर विलेय के कणों की संख्या भी ज़्यादा है। अब दोनों ओर के विलेय के कण इस झिल्ली पर दाब डाल रहे होंगे, दोनों ओर के विलेय के कण झिल्ली पर दाब डाल रहे होंगे, क्योंकि इसके आर पार जा नहीं सकते। तो क्या करेंगे, झिल्ली को धक्का देंगे। कोई अधिक सांद्रता और कम सांद्रता दोनों के अणु क्या करेंगे, झिल्ली पर धक्का देंगे। अब लगने वाला जो दाब होगा उसे बैलेंस करने के लिए, अगर संतुलित नहीं होगा तो झिल्ली फट सकती है। तो इसको संतुलित करने के लिए क्या होगा, अब क्योंकि अधिक सांद्रता के विलयन में विलायक के कण अधिक हैं तो ये दाब ज़्यादा होगा। यहाँ का दाब मान लिया P2 है, यहाँ का दाब P1 है। तो यहाँ पर जो दाब P1 है वो कम होगा क्योंकि यहाँ विलेय के कण कम है, और P2 का मान ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर विलेय के कण अधिक हैं। तो इस दाब को संतुलित करने के लिए क्या होगा, विलायक के कण कम सांद्रता या तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करने लगेंगे, जिससे यहाँ पर इसका जो लेवल होगा वो ऊपर उठ जाएगा, इसका लेवल क्या होगा, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। और एक ऐसी स्थिति आएगी जब दोनों विलयनों के जो सांद्रताएं हैं वो समान हो जाएंगी, और जब दोनों विलयनों की सांद्रताएं बराबर हो जाएंगी तो झिल्ली पर पड़ने वाला दाब भी बराबर हो जाएगा। तो ये प्रोसेस क्या होगा, रुक जाएगा। तो कारण समझ में आया होगा कि परासरण का कारण क्या होता है कि जब भिन्न भिन्न सांद्रताओं के विलयनों को SPM से पृथक करते हैं। क्या करते हैं, SPM से पृथक करते हैं, तो उच्च सांद्रता के विलयन में विलेय के कण SPM अर्धपारगम्य झिल्ली पर उच्च दाब आरोपित करते हैं, जिसे संतुलित करने के लिए निम्न सांद्रता, निम्न या कह सकते हैं कम सांद्रता से विलायक के कण उच्च सांद्रता की ओर गति करने लगते हैं। क्या करने लगेंगे, गति करने लगते हैं। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा कि परासरण कारण क्या होता है कि जब उच्च सांद्रता के कण जो होंगे वो झिल्ली पर दाब डालेंगे, इस दाब को संतुलित करने के लिए ही निम्न सांद्रता के विलयन से विलायक के कण अधिक सांद्रता की ओर विलयन की ओर गति करने लगेंगे। तो इस प्रोसेस के कारण जो होगा परासरण प्रारंभ हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे परासरण के कुछ उदाहरण। यदि हम सूखी हुई किशमिश को जल में रखें, तो क्या होता है, कुछ समय बाद ये जो किशमिश होती है ये
इस अवस्था में हो जाती, फूल जाती है। तो ये किशमिश के फूलने का जो कारण हुआ, ये कारण भी परासरण होता है। किशमिश की जो झिल्ली है, बाहरी आवरण, ये एक अर्धपारगम झिल्ली के समान व्यवहार करती है। अब किशमिश के भीतर जो होगा सांद्र विलयन होगा। जल एक तनु विलयन है या शुद्ध विलायक है, तो जल के कण इस झिल्ली के अंदर प्रवेश करना शुरू करेंगे और तब तक करेंगे जब तक कि किशमिश के भीतर की सांद्रता बाहर की सांद्रता के बराबर ना आ जाए। तो उस स्थिति में क्या होगा, जब जल किशमिश के भीतर पहुंचेगा तो किशमिश क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, परासरण का। अब इस फूली हुई किशमिश को यदि हम क्या करें, नमक के घोल में ले जाएं, नमक के घोल में ले जाएं, तो नमक के घोल में जब फूली हुई किशमिश को रखा गया तो ये पुरानी अवस्था में फिर से आ जाती है। यहाँ पर ये इस प्रकार से फिर से आ जाएगी। ये NaCl विलयन है और इस NaCl विलयन में जब रखा गया तो किशमिश जो होगी फिर से सिकुड़ जाती है। उसका कारण क्या हुआ, क्योंकि NaCl विलयन की सांद्रता किशमिश के अंदर के विलयन की सांद्रता से कम होगी, तो क्या होगा, विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करना प्रारंभ कर देंगे, जिससे किशमिश के भीतर का जल निकलकर फिर से NaCl के विलयन में आ जाएगा, फिर से किशमिश सिकुड़ जाएगी। तो यहाँ पर ये दो उदाहरण के द्वारा समझाया गया कि प्राकृतिक रूप से विसरण कैसे होता है। इसके अलावा यदि अंडे को यदि बाहरी आवरण हटाकर यदि हम जल में रखें तो अंडा फूल जाएगा, और उसे NaCl के विलयन में रखें तो वही अंडा सिकुड़ जाएगा। तो इसका भी कारण जो होता है परासरण होता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे परासरण और विसरण में क्या अंतर हो सकते हैं। परासरण व विसरण में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। तो देखिए, परासरण के लिए हमें अर्धपारगम्य झिल्ली SPM आवश्यकता होती है। यहाँ पर किसी प्रकार की झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है, ये खुले वातावरण में भी संभव है। दूसरा, यहाँ पर केवल विलायक के अणु गति करेंगे, वो भी कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर। यहाँ पर क्या होगा, विलायक के अणु भी गति करेंगे और विलेय के अणु भी गति करेंगे। विलायक के अणु गति करेंगे कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, और विलेय के अणु गति करेंगे उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, जिसको अभी पीछे हमने परिभाषा में समझाया था। मतलब विसरण में दोनों के कण एक दूसरे के विपरीत गति करते हैं, यहाँ पर केवल विलायक के अणु गति करेंगे। तीसरा जो होता है, विसरण क्रिया केवल द्रव माध्यम में ही संभव है, केवल द्रव माध्यम में ही संभव है। और लेकिन जो परासरण क्रिया केवल द्रव माध्यम में संभव है। विसरण की जो क्रिया होती है वो जो है ठोस, द्रव और गैस, किसी प्रकार का माध्यम हो, सभी माध्यमों में परासरण संभव है। तो इसको नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी तक स्टूडेंट्स हम लोगों ने विसरण और परासरण दाब के बारे में परासरण के बारे में अध्ययन किया। अब हम उसके आगे परासरण दाब और परासरण दाब के कुछ नियम पढ़ेंगे। तो देखिए, परासरण में हम लोगों ने सीखा कि यदि हम अर्धपारगम्य झिल्ली SPM के द्वारा एक शुद्ध विलायक या कम सांद्रता के विलयन को अधिक सांद्रता के विलयन के द्वारा पृथक कर देते हैं, तो होता क्या है कि विलायक के कण निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गति करना प्रारंभ कर देंगे। ये विलायक हो गया। अब परासरण की वैल्यू कैसे, परासरण दाब का मान कैसे निकलेगा? देखिए, हम क्या करेंगे, चूंकि विलायक के कण कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर या शुद्ध विलायक से विलयन की ओर गति कर रहे हैं, तो हमें ज्ञात करना है यहाँ परासरण दाब कितना है। तो इसके ऊपर क्या करेंगे कि पिस्टन हम लगा देंगे। अब ये पिस्टन क्या करेगा, इस पिस्टन के द्वारा इस विलयन के ऊपर एक दाब डाला जाएगा, और इस दाब के कारण क्या होगा, जो विलायक के कण विलयन की ओर या कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर गति करना
गति करना प्रारंभ कर रहे थे वो अब रुक जाएंगे, अब ये गति नहीं करेंगे। कहने का मतलब यहाँ पर परासरण क्रिया क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो परासरण क्रिया को रोकने के लिए जो विलयन के ऊपर जो दाब डाला गया, परासरण क्रिया को रोकने के लिए क्या किया गया, एक द्रवस्थितिकी दाब लगाया गया इस विलयन के ऊपर। तो जो द्रवस्थितिकी दाब इस विलयन के ऊपर लगाया गया, ये दाब ही क्या कहलाएगा, परासरण दाब कहलाएगा। इसे हम पाई से डिनोट करते हैं। तो परासरण दाब समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। क्या होता है, जब अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक, शुद्ध विलायक और विलयन को अलग पृथक करते हैं, तो विलयन के ऊपर आरोपित वो दाब जो क्या करेगा, विलायक के कणों को विलयन की ओर जाने से रोक देता है। ठीक है, तो उस स्थिति में जो आरोपित दाब होगा, ये आरोपित दाब ही क्या कहलाएगा, परासरण दाब कहलाएगा। ठीक है, तो इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, परासरण क्रिया को रोकने के लिए, परासरण क्रिया को रोकने के लिए परासरण के विपरीत, परासरण के विपरीत हमने क्यों लिखा है, कि परासरण हो रहा है शुद्ध विलायक से विलयन की ओर और हम दाब लगा रहे हैं विलयन पर उल्टी दिशा में, परासरण के विपरीत दिशा में विलयन पर आरोपित आवश्यक द्रव स्थैतिक दाब परासरण दाब पाई कहलाता है। क्या कहलाता है, पाई कहलाता है। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा कि परासरण क्रिया को रोकने के लिए जो परासरण के विपरीत दिशा में जो दाब लगाया गया इस विलयन के ऊपर, जिससे क्या होगा, जो विलायक के कण विलयन की ओर जाना चाह रहे थे वो उसी जगह पर रुक जाएंगे, क्योंकि जो कण जा रहे थे उनको विपरीत दिशा में बल लगा दिया गया, ये धक्का लगा दिया गया, जिससे अब ये कण आगे गति नहीं कर पाएंगे और परासरण क्रिया उसी स्थान पर रुक जाएगी। तो यहाँ पर जो दाब लगाया गया, इस दाब को हम क्या बोलेंगे, परासरण दाब कहते हैं, जिसे हम पाई से डिनोट करते हैं। परासरण दाब चूँकि एक अणुसंख्यक गुणधर्म है, तो इसका जो मान होगा वो विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करेगा। कहने का मतलब विलेय के कण की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, परासरण दाब का जो मान भी परिवर्तित होता जाएगा। तो वान ठाफ ने क्या किया कि विभिन्न प्रकार के विलयनों पर परासरण दाब को ज्ञात किया प्रयोग करके, और उसके लिए कुछ नियम बनाए। और ये नियम जिस प्रकार से गैसों के लिए हम लोगों ने बायल, चार्ल्स और आदर्श गैस समीकरण पढ़ा था, उसी प्रकार से वान ठाफ ने गैसों की तुलना में जो है विलयन के लिए नियम बनाए, बायल, चार्ल्स और आदर्श गैस समीकरण की सहायता से। इसलिए इन्हें हम वान ठाफ के नियम कहते हैं। तो हम स्टडी करेंगे वान ठाफ के नियम। वान ठाफ के नियम अभी बताया हमने कि वान ठाफ ने गैसों के लिए बायल व चार्ल्स के नियम व आदर्श गैस समीकरण की सहायता से विलयनों के लिए भी इसी प्रकार के नियम प्रयोग किए और उनके आधार पर कुछ नियम बनाए। तो पहला नियम जो है वान ठाफ का, जिसे बोलते हैं हम बायल वान ठाफ नियम। देखिए, बायल का नियम गैसों के लिए था, जिसमें बताया गया था कि यदि ताप स्थिर है तो स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा के लिए जो दाब होगा, उसका जो मान होगा, दाब उस विलयन के लिए जो है गैस के लिए गैस का जो दाब होगा वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर वान ठाफ ने जब यही नियम विलयन के लिए अप्लाई किया तो देखा कि एक हम बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन, बहुत ही तन विलयन लेंगे और एक तरफ कुछ जो है थोड़ा सा सांद्र विलयन लिया गया और यहाँ पर परासरण की क्रिया को देखा गया।
ठीक है, परासरण क्रिया देखने के बाद यहाँ पर परासरण दाब अप्लाई किया गया। तो परासरण दाब पाई का मान इन्होंने देखा कि यदि हम, ये C1 है विलयन की सांद्रता, ये C2 है, जैसे जैसे C2 की वैल्यू हम इंक्रीज कर जाते हैं, मीन्स विलय के कणों की मात्रा बढ़ाते जाएंगे। विलयन में क्या होगी, विलय के कण बढ़ाएंगे, विलय के कण की मात्रा बढ़ाते जाएंगे। तो विलय के कण बढ़ने का मतलब है कि इस विलयन में, इस विलयन की जो सांद्रता है वो C2 का मान बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे C2 बढ़ेगा, तो हमने बताया था कि C2 बढ़ने का मतलब है कि सांद्रता बढ़ने का मतलब है विलय के कण और भी इसके ऊपर दाब आरोपित करेंगे, जिससे और तेज़ी से परासरण होगा। तो देखा गया कि परासरण जो दाब है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विलयन की सांद्रता C के, लेकिन शर्त यह है कि स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर। तो बायल-वांटॉफ नियम कहता है कि स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उस विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। यही इसकी परिभाषा हो जाएगी। स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब पाई विलयन की सांद्रता C के समानुपाती होता है। जैसे जैसे हम यहाँ पर सांद्रता बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे झिल्ली पर जो विलय के कणों द्वारा दाब बढ़ता जाएगा और तेज़ी से विलायक के कणों कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करना शुरू कर देंगे, जिससे और भी ज़्यादा हमें दाब लगाना होगा इस विलयन के ऊपर, जिससे परासरण दाब का जो मान होगा वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको समानुपाती हटाएंगे तो नियतांक K1 आता है, K1C, वेयर K1 इक्वल टू नियतांक है। अब जो सांद्रता C होती है, सांद्रता C की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। C का मान यदि मोल प्रति लीटर में है तो C इक्वल टू 1/V होगा। यदि 1/V मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, यदि विलय के मोल की संख्या इक्वल टू 1 मोल हो। अगर विलय के मोल की संख्या 1 मोल होगी तो C इक्वल टू 1/V होगा, क्योंकि C का इक्वल टू होता है, C इक्वल टू होता है N/V, और N की वैल्यू 1 कर दी तो 1/V मोल पर लीटर। तो यहाँ पर फॉर्मूला रखेंगे जब हम, तो देन पाई इक्वल टू आ जाएगा, पाई इक्वल टू K1 अपान V। मतलब कह सकते हैं कि जो परासरण दाब है वो विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। जैसे जैसे सांद्रता बढ़ती जाएगी परासरण दाब का मान बढ़ेगा, लेकिन पाई की जो वैल्यू है वो विलयन की आयतन के उत्क्रमणपाती है। आयतन बढ़ेगा तो जैसे जैसे हम आयतन बढ़ाएंगे, आयतन बढ़ाने का मतलब विलायक की मात्रा बढ़ेगी, विलायक की मात्रा बढ़ने का मतलब है कि विलायक की मात्रा बढ़ने का मतलब विलयन की तनुता बढ़ेगी, तनुता बढ़ने का मतलब है सांद्रता घटेगी। मतलब सांद्रता अगर घटती है तो परासरण दाब भी घटता है। ये बायल-वांटॉफ नियम हो गया। दूसरा नियम है चार्ल्स-वांटॉफ नियम। चार्ल्स-वांटॉफ नियम, देखिए चार्ल्स-वांटॉफ नियम क्या है। चार्ल्स का नियम पढ़ाया गया था कि स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा के लिए जो दाब होता है वो ताप के समानुपाती होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे उसका दाब बढ़ता जाता है। ठीक इसी प्रकार से इन्होंने अप्लाई किया यहाँ पर विलयन के लिए, वांटॉफ ने विलयन के लिए चार्ल्स का नियम। तो देखा गया कि यदि हम एक SPM को दो भिन्न भिन्न सांद्रताओं के विलयनों को से पृथक करते हैं, मान लिया ये कि एक कम सांद्रता का विलयन है C1 और ये अधिक सांद्रता का विलयन है। अब हम क्या करेंगे, C2, यहाँ पर सांद्रता कम मात्रा में है, यहाँ पर सांद्रता अधिक मात्रा में है, तो परासरण होगा। अब इस विलयन को गर्म करें। अब यदि इस विलयन को गर्म करें, जो सांद्रता जितनी है एज इट इज रखेंगे, मतलब ना C1 की सांद्रता में परिवर्तन होगा ना ही C2 सांद्रता में परिवर्तन होगा। सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। लेकिन यदि हम विलयन को गर्म करेंगे तो विलयन को गर्म करने पर क्या होता है, जो विलय और विलायक के कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ती है। अब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो ये क्या करेंगे, और तेज़ी से टकराएंगे इस झिल्ली पर। और जितनी तेज़ी से झिल्ली पर टकराएंगे तो क्या होगा, विलय के कणों द्वारा झिल्ली पर पड़ने वाला दाब बढ़ जाएगा। जो विलय के कणों द्वारा झिल्ली पर पड़ने वाला दाब बढ़ जाएगा तो विलायक के कण और तेजी से क्या होंगे, गति करने लगेंगे। कहने का मतलब परासरण जो दाब होगा पाई की वैल्यू
बढ़ जाएगी जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे, अगर एब्सोल्यूट परम ताप बढ़ाएंगे, परम ताप। लेकिन यहाँ पर जो सांद्रता है वो क्या है, स्थिर सांद्रता है, स्थिर सांद्रता पर। तो इसके आधार पर हम परिभाषा लिख सकते हैं, स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब विलयन के परम ताप के समानुपाती होता है। अगर हम समानुपाती को हटाएंगे तो नेतांक K2 आ जाएगा, K2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेतांक हो जाएगा। तो इस प्रकार से गैसों के नियम की सहायता से वान-टॉफ ने बायल और चार्ल्स की सहायता से बायल वान-टॉफ नियम और चार्ल्स वान-टॉफ नियम बताया, जिसमें समझाया गया है कि सांद्रता बढ़ाएंगे स्थिर ताप पर तो परासरण दाब बढ़ेगा, लेकिन स्थिर सांद्रता पर यदि हम ताप बढ़ाएंगे तो झिल्ली पर पड़ने वाला दाब बढ़ेगा, जिससे परासरण दाब का मान बढ़ जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट। इसके आगे हम पढ़ते हैं वान-टॉफ नियम। देखिए स्टूडेंट्स, वान-टॉफ नियम जो है, ये नियम बायल वान-टॉफ और चार्ल्स वान-टॉफ नियम की सहायता से स्थापित किया गया है। तो बायल वान-टॉफ नियम क्या कहता है, बायल वान-टॉफ नियम, पाई इक्वल टू या पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। सेकेंड, चार्ल्स वान-टॉफ नियम क्या कहता है, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। देन अगर दोनों को मिलाएंगे तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C T। और अगर हम ये कांस्टेंट हटाएंगे, समानुपाती हटाएंगे, तो कांस्टेंट या नेतांक I आ जाएगा RCT, RCT हो जाएगा, पाई इक्वल टू RCT, वेयर R इक्वल टू गैस या विलयन स्थिरांक होगा, और R की वैल्यू होगी 0.0821 लीटर एटीएम पर डिग्री पर केल्विन पर मोल, पर डिग्री पर मोल। ठीक है। अब चूंकि अभी पढ़ा था कि जो सांद्रता C है, C मोल पर लीटर में होता है, तो C इक्वल टू होगा N/V। तो देन ये फार्मूला बन जाएगा पाई इक्वल टू nRT अपान V, और पाई V इक्वल टू nRT, पाई V इक्वल टू nRT। और ये फार्मूला जो है बिल्कुल गैसों के लिए, आदर्श गैस समीकरण के लिए के इक्विवेलेंट होता है। इस फार्मूले को बोलते हैं वान-टॉफ नियम। क्या बोला जाता है, वान-टॉफ नियम कहते हैं। और इस नियम की सहायता से हम किसी भी अवापशील विलेय के अणुभार की गणना कर सकते हैं। अवापशील विलेय के अणुभार की गणना किस प्रकार से कर सकते हैं, देखिए, चूंकि n इक्वल टू को क्या होता है, स्मॉल w बाई स्मॉल m होता है, तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो पाई b इक्वल टू होगा WRT अपान m। देन जो विलेय का अणुभार का फॉर्मूला आएगा, विलेय का अणुभार m इक्वल टू, विलेय का अणुभार m इक्वल टू आएगा WRT अपान पाई V। तो इस फार्मूले की सहायता से यदि किसी विलयन में जो मिलाया गया अवापशील विलेय है, उस अज्ञात अवापशील विलेय है, तो अज्ञात अवापशील विलेय के अणुभार की गणना हम कर सकते हैं। यदि उसकी मात्रा ज्ञात है, परासरण दाब ज्ञात है, आयतन ज्ञात है,
टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर में परम ताप ज्ञात है, और तो गैस नियतांक होता है। तो हम विलेय के व्यवहार की गणना कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग वान टॉफ नियम के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम डिस्कस करेंगे वान टॉफ जो नियम बताए गए थे पीछे, उन नियमों की सीमाएं क्या हैं। तो देखिए वान टॉफ ने जो प्रयोग करके नियम बनाए थे, तो यहाँ पर देखा इन्होंने कि जो है अवाष्पशील, अगर जो विलेय है हमारा है वो कैसा होना चाहिए, अवाष्पशील होना चाहिए, अवाष्पशील व विद्युत अनअपघट्य, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। अपघट्य जैसे ग्लूकोज है, यूरिया है, सिक्रोस है, ये अवाष्पशील होते हैं, विद्युत अनअपघट्य होते हैं। अवाष्पशील व विद्युत अनअपघट्य विलेय युक्त तन विलयन, जो तन विलयन होंगे वो जो होंगे वान टॉफ नियम को फॉलो करते हैं या वान टॉफ नियम का पालन करते हैं। दूसरा जो होता है वाष्पशील, वाष्पशील व सांद्र विलयन, सांद्र विलयन इस नियम को पालन नहीं करेंगे। तीसरा बताया कि विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य पर परासरण या दाब या वान टॉफ नियम को का पूर्णतः पालन नहीं होता है, क्योंकि विद्युत अपघट्य की विशेषता यह है कि जैसे ही मिलाया जाएगा तो ये क्या होगा, आयनों में टूट जाएगा, इसलिए इसकी जो मात्रा होती है वो परिवर्तित हो जाती है, या कणों की संख्या जो होती है वो परिवर्तित हो जाती है। इसलिए ये विद्युत अपघट्य भी वान टॉफ नियम को पालन नहीं करते हैं। और ऐसे विलेय जो संगुणित हो जाते हैं, संगुणित हो जाते हैं, हो जाने वाले विलेय वान टॉफ नियम को पालन नहीं करते हैं। संगुणित मतलब इनके दो अणु आपस में जुड़ जाएं। जैसे कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अणु, दो अणु आपस में जुड़कर डाइमर बना लेते हैं, इसलिए इनकी जो मात्रा होगी मिलाई गई मात्रा से कम हो जाएगी, क्योंकि कणों की संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, और मात्रा को संगुणित मात्रा जो होगी मिलाई गई मात्रा से कम हो जाएगी, क्योंकि इसके अणु आपस में जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके संगुणित हो जाते हैं। इसलिए संगुणित होने वाले विलेय या विद्युत अपघट्य युक्त विलेय या वाष्पशील व सांद्र विलयन, ये सभी विलयन जो होंगे वान टॉफ नियम को फॉलो नहीं करेंगे। केवल अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य युक्त जो विलेय होंगे वो तन विलयन होंगे, वो ही वान टॉफ नियम को पालन करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट परासरण दाब के आधार पर हम विलयन के प्रकार पढ़ेंगे। परासरण दाब के आधार पर विलयन के प्रकार। तो पहला है समपरासरी विलयन। तो क्या होगा, यहाँ पर दो विलयनों को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया गया है, लेकिन दोनों विलयनों में जो विलेय की जो सांद्रता है वो समान है, C1 C2 के समान है। तो ऐसे जो विलयन होंगे समपरासरी विलयन कहलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जब सांद्रताएं समान होंगी तो दोनों ओर से झिल्ली पर पड़ने वाला दाब जो होगा वो समान होगा, और परासरण दाब दोनों विलयनों का जो समान होता है, तो ऐसे विलयन समपरासरी विलयन बोले जाते हैं। तो इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, स्थिर ताप पर जब दो विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं, ऐसे विलयन समपरासरी विलयन कहलाते हैं। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा कि हम समपरासरी विलयन किसे कहेंगे, कि ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब क्या होंगे, समान होंगे। जब परासरण दाब समान होंगे तो वहाँ पर परासरण क्रिया संभव नहीं होती है, तो ऐसे विलयन समपरासरी विलयन कहलाते हैं। समपरासरी विलयन के लिए क्या होगा, सांद्रता समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, समपरासरी विलयन की ये शर्त है कि जो पहले विलयन सांद्रता दूसरे विलयन की सांद्रता के समान होगी। तो जब सांद्रताएं समान होंगी तो C का फॉर्मूला होता है W1/M1 × V1।
या पहले मोल के रूप में लिख लें, तो N1/V1 इक्वल टू N2/V2, और N इक्वल टू अभी पढ़ के आए थे W/M होता है, तो फार्मूला बन जाएगा W1/M1 इंटू V1 इक्वल टू W2/M2 इंटू V2। तो इस फार्मूले की सहायता से यदि हम किसी एक अभावशील विलेय का अणुभार ज्ञात है तो दूसरे अभावशील विलेय का अणुभार हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो समझ में आया होगा कि ये समपराश्रयी विलयन क्या होते हैं। इसी प्रकार से दूसरा प्रकार होगा एक अतिपराश्रयी विलयन और दूसरा अल्पराश्रयी विलयन। तो क्या होता है कि हमने यदि भिन्न भिन्न सांद्रताओं के विलयनों को जो अर्धपारगम्य झिल्ली SPM के द्वारा अलग किया हुआ है, ये कम सांद्रता का विलयन है और ये अधिक सांद्रता का विलयन है। तो अधिक सांद्रता के विलयन द्वारा जो झिल्ली पर आरोपित दाब होगा उसे बोलेंगे हम, उस विलयन को बोलेंगे अतिपराश्रयी विलयन। तो ये यहाँ पर अतिपराश्रयी होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि इस विलयन की सांद्रता ज़्यादा है, इसलिए झिल्ली पर पड़ने वाला दाब भी ज़्यादा होगा। तो कह सकते हैं ऐसे विलयन जो जिसका परासरण दाब ज़्यादा होता है, परासरण दाब अधिक होता है, उसे बोलते हैं अतिपराश्रयी विलयन। और ऐसे विलयन जिसकी सांद्रता कम होती है तो उसका परासरण दाब भी कम होता है, उसे बोलते हैं अल्प पराश्रयी विलयन। तो समझ में आया होगा अतिपराश्रयी विलयन क्या होगा। ऐसे विलयन जिसका परासरण दाब अधिक होता है, परासरण दाब क्या होता है, अधिक होता है, तो उसे बोलेंगे अतिपराश्रयी विलयन। तीसरा होता है अल्पपराश्रयी विलयन। अल्पपराश्रयी विलयन अल्पपराश्रयी विलयन क्या होते हैं, हमने बताया था जब कम सांद्रता के विलयन होगा तो उसका परासरण दाब क्या होगा, कम होगा। तो ऐसे विलयन जिसका परासरण दाब क्या होगा, कम होगा, जिसका परासरण दाब कम होता है उसे बोलेंगे हम अल्पपराश्रयी विलयन। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा समपराश्रयी विलयन, अतिपराश्रयी विलयन और अल्पपराश्रयी विलयन क्या होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं आगे।